बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम मौजू में बात करेंगे। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा मौजू जिस हवाले से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो काम किया है, हमें उस पर फ़ख्र है। बहैसियत पाकिस्तानी हमें फ़ख्र है कि हमने अपने सिख बहन भाइयों को ये करतारपुर राहदारी की इजाज़त दे के एक तोहफ़ा दिया है उनको, जिसे वो यकीनन सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। अगर आपने इस फैसले के बारे में जानना है कि ये कैसा फ़ैसला है और इससे किसी को क्या खुशी पहुंची है, तो आप किसी भी सिख, पाकिस्तान में बहुत सारे सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं, आप किसी भी सिख बहन भाई का चेहरा देखें, आपको पता चल जाएगा कि आपसे क्या काम हो गया। मतलब वो किस तरह तड़प रहे थे। गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर पे जो एक गुरुद्वारा है, जहाँ पे हज़रत गुरु नानक जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी कई साल गुजारे हैं वहाँ पे, तो वो उस गुरुद्वारे का दीदार करने के लिए इंडिया 3-4 किलोमीटर दूर बॉर्डर पे, वहाँ पे दूरबीन के साथ वो सिर्फ ज़ियारत किया करते थे। तो आंसुओं से रोया करते थे कि हम ये पाकिस्तान और भारत की कशीदगी और इनके ख़राब हालात की वजह से हम जो गुरु नानक साहब की जो वो जगह जहाँ पे उन्होंने आखिरी अय्याम गुजारे हैं, हम वहाँ पे विज़िट नहीं कर सकते, हम वहाँ पे जाके ज़ियारत नहीं कर सकते। तो ये एक सिख कम्युनिटी के कुछ ऐसे तासुरात थे जिसको जो मौजूदा गवर्नमेंट है इन्होंने भांपते हुए और एक ऐसा खूबसूरत कदम उठाया जिससे पूरी दुनिया को एक मैसेज पहुंचा कि पाकिस्तान वाकई अमन चाहता है। हम लड़ाई नहीं चाहते। हम अपने जो दुश्मन मुल्क में जो पड़ोसी मुल्क मतलब जो हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहता है, उसके साथ भी हम एक अच्छा जेस्चर, एक अच्छा ताल्लुक जो है वो बनाना चाहते हैं। खैर, 1 साल से कम अरसे में ये गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर में ये पूरा जो बिल्डिंग्स का जो नज़र आ रही है आपको स्क्रीन पे, ये कंप्लीट हो गई और अब वहाँ से एक बड़ी तादाद में जो सिख यात्री जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे आया करेंगे और यहाँ पे उन्हें क्या क्या सहूलियात मिलेंगी। पाकिस्तान में जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो किस तरह यहाँ पहुँच सकेंगे, और जो इस वक्त हमें पाकिस्तान से बाहर जो हमें दोस्त देख रहे हैं, वो जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पे कैसे पहुँच सकेंगे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इसमें क्या किरदार है और ये इससे मुस्तकबिल में क्या क्या फ़वाइद जो है हासिल हो सकेंगे, आज हम इस हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और हाँ, हम बाबा गुरु नानक इनकी क्योंकि 50वीं सालगिरह आ रही है 12 नवंबर को, 9 तारीख को इस सारे इवेंट की ओपनिंग भी हो रही है, तो हम हज़रत बाबा गुरु नानक जी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उन्होंने क्या तालीमात दी। तो मैं सबसे पहले तारुफ करवाऊँगा, मेरे सामने मौजूद हैं जनाब एक ऐसे दोस्त हमारे जो कि पाकिस्तान सिख काउंसिल के सरबराह हैं, जनाब सरदार रमेश सिंह। सरदार जी अस्सलाम वालेकुम। जिंदाबाद, की हाल चाल जी? ठीक ठाक, सुनाओ? ठीक हो जी? खुश हो? थैंक यू जी, बहुत ही खुश हाँ, बहुत खुश। सारे माशाल्लाह कम्युनिटी के लोग हैं जी, खुश ने? हाँ जी, पूरी दुनिया दे विच वसदा सिख भाईचारा इसे तरह ही खुशी दे नाल झूम रहा, जिस तरह पाकिस्तान सरकार वालों करतारपुर राहदारी का जिहड़ा फैसला है उन्होंने पूरी दुनिया दी सिख कम्युनिटी ने वेलकम किया ते पाकिस्तान ने पूरी दुनिया दे विच वसदे सिखां दे दिलां नूं जित लिया। क्या बात है। ए सारी जिहड़ी रौनक लगी है ना अजकल, ए वेखण तो बाद सिर्फ सिख कम्युनिटी नहीं, साडा सारे मुसलमाना का भी दिल कर रहा है कि असि भी एक जणा चक्कर लाइए, राउंड लाइए ते असि भी वेलकम, तुसी भी आओ, वेलकम। बस ठीक है, हुण मैं भी आवांगा जी। थैंक यू। हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं जी, जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं। आज हम इनसे ज़रा जानेंगे कि
हुकूमत की जानिब से जो फैसला लिया गया है, ये इससे क्या क्या इस हुकूमत को और इस आने वाले वक्त में पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात में मतलब क्या क्या हमें फ़वाइद हासिल होने वाले हैं, या आने वाले वक्त में हम अपने आप को किस तरह देखते हैं इस फैसले के बाद, इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ हैं सैयद उबैद शाह साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं उबैद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, अब अपना सरदार जी कितने साल से जो सिख जो कम्युनिटी के लोग हैं जो इंडिया में रहते हैं, वो कितने साल से पाकिस्तान में वो नहीं आ सके और करतारपुर उनकी रसाई से बाहर था? फ़हीम भाई, सबसे पहले तो मैं आपका और अब तक चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा आपने अहम टॉपिक पर, अहम मौजू पर जब भी पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों की बात होती है तो आप हमें याद करते हैं। आपका थैंकफुल हूँ। नवाज़िश। पाकिस्तान में जब भी ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, मैं समझता हूँ 47 से लेकर आज तक हर सिख जो हिंदुस्तान में बसता है या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सिख बरादरी के लोग आबाद हैं, कोई 12 करोड़ के करीब गुरु नानक नाम लेवा और सिख बरादरी के लोग पूरी दुनिया में बसते हैं। 2.5 करोड़ जो इंडिया में सिख बसता है, हमेशा अपनी अरदास में हम अपनी दुआ में यही मांगते थे कि पाकिस्तान के गुरतामों के खुले दर्शन दीदारे हों। तो हर सिख की ये इच्छा थी, मन की ख्वाहिश थी। आते तो वो थे लेकिन अब हमारे किसान जिन्होंने भी अपना आईडी कार्ड या भी नहीं बनाया और इंडिया में अच्छा, जो बुजुर्ग हैं उनकी भी ख्वाहिश थी कि हम कैसे पासपोर्ट बनाएं, कैसे वीज़ा लें और किस तरह से जाएं। लेकिन जब पाकिस्तान आते थे तो 4 से 5 हमारे यहाँ पर बहुत बिग इवेंट होते हैं। एक तो वैसाखी होती है अप्रैल में, फिर गुरु नानक साहब का जो जन्मदिन की तकरीबात होती हैं, फिर एक गुरु अर्जन देव जी की शहादत होती है और महाराजा रंजीत सिंह की बरसी। इस 4 इवेंट पर हमारे सिख यात्री हिंदुस्तान और दुनिया भर से आते थे, लेकिन उनको वीज़ा लेके आना पड़ता था। ये जो करतारपुर बड़ी तादाद में नहीं आते थे, बड़ी तादाद में नहीं, 3 से 4 हजार, ज़्यादा 5 हजार लोग आते थे एवरी ईयर। लेकिन जब उस गुरुद्वारे हम देखें कि करतारपुर पाकिस्तान और दुनिया भर के लिए इतनी अहमियत रखता है, काफ़ी अगर समय पीछे जाए तो हमें किसी को भी पता नहीं था कि करतारपुर की अहमियत क्या है। लेकिन सिख मजहब के मानने वालों के लिए मक्का और काबा की अहमियत, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपनी स्पीच में फरमाया, ननकाना साहब, और करतारपुर की बहुत बड़ी अहमियत है। और गुरु नानक देव जी जो सिख रिलीजन के बानी और पहले गुरु थे, तो उन्होंने 18 साल अपनी लाइफ का जो आखिरी समा था वो यहाँ पर बिताया और यहाँ पर उन्होंने गुरबानी भी उच्चारण की और खेती बाड़ी भी की और गुरुद्वारे के आले दुआले जो गुरुद्वारे की ज़मीन थी उसके ऊपर खेत भी थे और उसी से अनाज उगता था और उससे लंगर गुरुद्वारे में चलता था। लेकिन अगर हम बॉर्डर के उस पार जाएं तो डेरा बाबा नानक एक गुरुद्वारा है, वो भी गुरु नानक साहब के नाम से मंसूख है। तो वहाँ से हमारे जो हिंदुस्तानी सिख हैं भाई बहन, वो दूरबीन में यहाँ पर दर्शन करते थे और रोते थे कि कब हम इस जगह के और पाक धरती जो पाकिस्तान में गुरु नानक साहब का जन्म स्थान है और आखिरी जो उनकी आरामगाह वो भी करतारपुर दरबार साहब पाकिस्तान में, तो वो तरसते थे। और जब मैं यूएसए जाता था, कनाडा जाता था, तो वहाँ पर मुझे 85 ईयर ओल्ड, 90 साल के ओल्ड हमारी सिख बरादरी के लोग मिले। तो वो जब सुनते थे कि मैं पाकिस्तान से आया हूं तो गले से लगाते थे और पूछते थे कि हम किस तरह पाकिस्तान आ सकते हैं और इस धरती की मट्टी को अपने सर पर लगा के दर्शन कर सकते हैं। तो आज ये जो इतना बड़ा स्टेप है, मैं समझता हूं कि इसका क्रेडिट पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को जाता है, जिन्होंने पूरी दुनिया में बसने वाले 12 करोड़ गुरु नानक नाम लेवा जो गुरु जी को मानते हैं उनके दिल जीत लिए। और गुरु नानक साहब का जो मैसेज था जो उन्होंने यहाँ से जारी किया था, किरत करनी, नाम जपना और वंड के शकना। किरत करनी मतलब अपनी कमाई करनी, मेहनत करनी और उस रब का सिमरन करना और नाम जपना, और
उस पैसों में से बांट वंड के के खाना। चखना, बांट कर खाना। तो ये उनका एक मैसेज था जो पूरी दुनिया में बसने वाली सिख बरादरी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। और पाकिस्तान ने जो फैसला किया है, ये तो मैं समझता हूँ कि एक रब की ताकत है। और गुरु नानक साहब एक बॉर्डर के इस पार भी गुरुद्वारा और इस पार भी गुरुद्वारा, 47 से जो लोग तरसते थे, आज करतारपुर कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान में बसने वाली सिख बरादरी ने भी बेतहाशा कोशिशें की और दुनिया भर में बसने वाले सिख बरादरी ने कोशिशें की। लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी अरदासें, उनकी दुआएं कबूल हुई हैं गुरु साहब के दर में, और ये रब का फैसला है। बेशक और अच्छा, इसका जो भी अब ये आप समझते हैं कि मैं भी ये समझता हूं कि जो ये करतारपुर कॉरिडोर है, राहदारी, ये पीस कॉरिडोर साबित होगा Exactly, हिंदुस्तान और exactly. पाकिस्तान के ताल्लुकात में। और सिख बरादरी के साथ जो गैप था, जो हिंदुस्तान में मीडिया पर ये बताया जाता है कि पाकिस्तान ना जाएं, बहुत खतरा है, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं समझता हूं कि अब जो हजारों की तादाद में सिख आएंगे, जो पाकिस्तान की आवाम से रोजाना की बुनियाद पर 5,000 यात्री पाकिस्तान आएंगे। जो साल में 5,000 आते थे, अब वो रोजाना की बुनियाद पर आएंगे। तो उससे एक उनको प्यार मिलेगा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा। पाकिस्तान में एक तो टूरिज्म बढ़ेगा, बिजनेस पाकिस्तान और का सिख होगा। कम्युनिटी के और साथ तो मैं बता रहा हूँ आपको कि हम पाकिस्तानियों को, इस कौम को वैसे ही बड़ा प्यार है। बिल्कुल जी, आपको बिल्कुल, इस बात बिल्कुल। का अंदाजा है कि बहुत जब भी बहुत कहीं प्यार है पाकिस्तान में, जितना कोई प्यार है मैं सरदार जी समझता नजर हूं कि आते हैं तो उन्हें जबरदस्ती मुखातिब करके उनसे जी, बात करते वो हैं, चाय उनसे- पिलाते हैं, लस्सी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। इतना प्यार हमारे यहाँ पाकिस्तान नया में नजर दिया जाता है जो पूरी सारियां दुनिया में चीज़ें नहीं मिलती। इत्थे नहीं, ये लबनी है। हाँ जी पाकिस्तान दे विच बहुत प्यार है जी। लो जी, एक वक्फे का बड़ा वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो हम बात करेंगे सैयद उबैद शाह साहब के ये हुकूमती मामला जो हैं वो इस बारे में क्या है, इस इतने बड़े इवेंट के हवाले से 9 नवंबर को आने वाला है। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक ब्रेक के बाद आप दोस्तों से दोबारा मुलाकात हो रही है। गुरु नानक की 550वीं सालगिरह के हवाले से ये जो 9 नवंबर को एक इफ्तिताह किया जा रहा है करतारपुर में, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये एक बहुत बड़ा काम, जिसको पूरी दुनिया में सिर्फ सिख कम्युनिटी ही नहीं, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी उसे सराह रहे हैं, उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस हवाले से बात करते हैं। हमारी वक्फे से पहले बात हो रही थी सरदार रमेश सिंह साहब से, और अभी हम बात करेंगे सैयद उबैद शाह साहब से। उबैद शाह साहब, आप इस सारे इवेंट को और ये जो एक इतना बड़ा स्टेप लिया गया पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब, उसको आप जरा किस तरह से देखते हैं? आपका क्या तजिया इस बारे में बयान कीजिए। फहीम भाई, पहले तो मैं एक छोटी सी बात, सरदार साहब भी मौजूद हैं, एक छोटी सी बात बाबा गुरु नानक की ज़िंदगी की बताऊं कि वैसे उनका जो जन्म हुआ था वो कल्याण दास बेदी उनके फादर का नाम था, हिंदू थे वो, वालदा भी। लेकिन उन्होंने जो ख्यालात तश्कील दिए, जो अकायद तश्कील दिए, वो इस्लाम से ज़्यादा मुतासिर थे और हिंदू मत से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें, नहीं ऐसा फीलिंग थी उनकी ज़िंदगी में कि वो अपने वालिदैन के मज़हब से मुतमईन नहीं थे। और जो उनकी बुनियादें, जैसे इन्होंने कहा नाम जपना, यानी इस्लाम में भी जिक्र अस्कार है, फिर हलाल की कमाई, फिर ज़कात की तकसीम, गरीबों में तकसीम करना, ये इस्लाम से बहुत इसमें काफी, और उनकी तालीमात में सिर्फ खुदा की वहदानियत नजर आएगी। एग्जैक्टली। एक वाकया उनकी जिंदगी का बड़ा मशहूर है, जिससे उनकी यानी बुजुर्गी या उनकी उस पर एक वो यकीन लोगों का हुआ कि वो तकसीम करते रहे, तपेदार थे लोधी सल्तनत के। तो वो जो अनाज वगैरह होता था वो तकसीम करते करते जब 13 की गिनती पे पहुंचे तो पता नहीं क्या उनको फीलिंग हुई, तो उन्होंने कहा 13 का मतलब 13, आगे गिनना ही बंद कर दिया, देते गए और कहते गए 13। तो ये बात जब सरकार को पहुंची तो उन्होंने कहा जी ये तो लुटा रहा है खजाना सरकार का। उन्होंने चेक किया, अकाउंटेंट बिठाया तो पता चला खजाना बढ़ चुका था जितना गवर्नमेंट का था। ये वाकया तो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत थे, और यहाँ करतारपुर में उनका इंतकाल हुआ, लास्ट डे ज़िंदगी के उन्होंने यहाँ गुजारे। इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा कारनामा है, कामयाबी है, और डिप्लोमेटिकली बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने सिख बरादरी के हार्ट्स विन करने के लिए ये कंसीव किया आइडिया। ये पुराना प्रोजेक्ट नहीं है, कभी पिछली गवर्नमेंट में इस पर सोचा नहीं गया, और ये इस गवर्नमेंट का बड़ा माइलस्टोन है कि 4.25 किलोमीटर एक राहदारी
तामीर की गई, जो अब तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और अब तो इफ्तिताह पे खड़ी है। ये नारोवाल डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान का है, यहाँ से इंडिया का बॉर्डर शुरू होता है, गुरदासपुर उधर इंडिया में है, बीच में वहाँ डेरा बाबा नानक साहब है, गुरदासपुर का एक तहसील, और यहाँ तहसील है करतारपुर। इन दोनों के बीच में एक कॉरिडोर बनाया गया कि जो इंडिया के बॉर्डर से अपने हिस्से से यहाँ पहुँच जाए, वो इस कॉरिडोर का सहारा ले और पाकिस्तान के बॉर्डर में दाखिल हो जाए। सिर्फ उसके बाद वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो, मामूली सी फीस अदा करे और यहाँ आ जाए। और वैसे ही बहुत ही अच्छी बात हमारे वज़ीर आज़म कह चुके हैं, हम इस एक्सप्रेशन को फील कर सकते हैं कि जब मुसलमान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि मैं उम्रे की सआदत हासिल करूं और सहाबा को लेकर पहुंचे, तो एक मकाम पर पहुंच कर रुक गए, तो पता चला कि जी हिंदू तैयारी कर, काफिर जो है मक्के के, वो तैयारी कर रहे हैं जंग की। तो उन्होंने कहा ठीक है, बातचीत करते हैं, और वापस लौटे सुलह हुदैबिया करके, नहीं कर सके थे। लेकिन उस वक्त जो सहाबा के जज्बात थे कि हम किसी तरह मक्के पहुंच जाएं और किसी तरह हम ये उम्रा कर पाए, वैसे ही जज्बात जो है, जैसे आपने कहा दूरबीन से देखते हैं, बिल्कुल हम फील कर सकते हैं। इस्लाम अखुवत पे यकीन रखता है, इस्लाम रवादारी भाईचारे पे यकीन रखता है, और सिख मज़हब की बहुत ही खूबी इस्लाम से ज़्यादा ये है कि ये वहदानियत पे, एक क्रिएटर पे, एक लॉर्ड पे यकीन रखते हैं। तो ये तो एक बात है। अब मैं आपको इसमें एक पॉलिटिकल एंगल से भी मैं एक बात कहना चाहूँगा इस पर। वो ये है कि पाकिस्तान ने ये जो वाघा करतारपुर बॉर्डर खोलने का एक अमल था, ये कायम करने का एक आइडिया था, ये एक तुर्क का एक तरह से पत्ता था सियासी महाज पे, डिप्लोमेटिकली। यानी इंडिया में सिख बरादरी के खिलाफ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है मार्जिनलाइजेशन है, बहुत ही संगीन किस्म का एक हालात है। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसा वाक़या है जिसे इंडिया में कभी सिख बरादरी भुला नहीं सकती, और इंदिरा गांधी की बहुत शदीद किस्म की वो संगीन ब्लंडर था। राजीव गांधी ने 1985 में एक मुआहदा करके इस मामले को ख़त्म करने की, डिफ्यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। एयर इंडिया बॉम्बिंग, कनाडा में एक जहाज़ उड़ाया गया, यानी 300 लोग उसमें मरे थे। इतना ज़बरदस्त किस्म का तसादुम है ये सिख बरादरी का इंडिया की हुकूमत से कि जिसका कोई हल नहीं है, एक जलती हुई आग है। 1849 में जो ख़त्म हुई ना हुकूमत महाराजा रंजीत सिंह की, आज तक सिख बरादरी खालिस्तान को एक लॉस्ट और इमेजिनरी स्टेट के तौर पर अपने दिलों में बसाए हुए। उनका एक तसव्वुर है, उनका ख्याल है खालिस्तान का, और खालिस्तान से इंडियन हुकूमत को एक शदीद नफ़रत है। ये उनका मेयर है, जिसे ख़त्म करने की एक कोशिश ऑपरेशन ब्लू स्टार थी, जिसने नफ़रतों को मज़ीद बढ़ाया, मज़ीद आगे वो किया। आज तक ये ख़त्म नहीं हो सकी है नफ़रत। अब जो हमारे इंडिया के साथ कुदरती तौर पर एक, चूँकि ये बाबा गुरु नानक की जन्मभूमि है, बाबा गुरु नानक का वो है, इंतकाल भी यहाँ हुआ, तो सिखों को एक पाकिस्तान बड़ी का करीब हुआ है। अच्छा, इंडियन पाकिस्तान का इस हवाले से साथ देने को तैयार नजर रिलक्टेंट थे, वो ये बॉर्डर तामीर ही करना नहीं चाहते थे, मगर पाकिस्तान एक ऐसा जबरदस्त क्यों नहीं करना पड़ गया कि वो अगर तो पहली एट्रोसिटीज थी जो सिखों के दिल में पहली एक नफरत थी, एक नापसंदीदगी थी कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, ज्यादा और बढ़ अनहरिडली अनविलिंगली उन्हें मानना पड़ा और उन्हें इसमें अपना हिस्सा डालना पड़ा। वो अपना पार्ट तामीर करेंगे, पाकिस्तान अपना पार्ट तामीर करेगा, और दोनों एक स्टेज पे आके ज्वाइंट हो जाएंगे बेसिकली। लेकिन देखें, हमें इंडिया ने हमारे साथ जो कश्मीर में मामला किया, जो 70 सालों में नहीं हुआ, वो किया। वो क्यों किया? वो इस करतारपुर राहदारी का एक रिएक्शन था, इसको एक्सप्लॉइट करने की एक कोशिश थी। यानी उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान इस राहदारी की तामीर के लिए डायलॉग तो करेगा, पाकिस्तान इंगेज तो रहेगा, ये तो प्रोजेक्ट बनना है ना, ये पाकिस्तान की अचीवमेंट है कि पाकिस्तान ये प्रोजेक्ट बनाएगा। तो इसी जब कश्मीर के मामले पे हमको ऐसा फैसला लेंगे जहां पाकिस्तान हमसे बातचीत बंद करना चाहेगा, तो मजबूरन भी नहीं कर सकेगा, उसे करतारपुर पर तो बात करनी पड़ेगी हमसे। दुनिया में कहीं जाएगा पाकिस्तान तो हम कहेंगे ये तो हमसे नेगोशिएशन कर रहा है, किस बात की शिकायत है, हमसे तो बैठ के बात करता है रोज, हमसे तो मिलता है, हम तो मुश्तरका मंसूबा बना रहे। पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपना कार्ड खेला, लेकिन सिखों के दिल, आप ये देखें, मैं एक बात तारीखी तौर पर कहूँगा, जो गुरु गोबिंद सिंह थे, उन्होंने सिखों के लिए सिख का लफ्ज़ जो है सिंह, ये तय किया था, इसका संस्कृत में मतलब है लाइन, शेर। उन्होंने कहा था हर सिख अपने नाम के साथ लगाएगा। अभी जब कश्मीर का मामला हुआ तो वहाँ से सबसे पहले जो खड़े हुए वो सरदार खड़े हुए। उन्होंने कहा कि कश्मीर की बेटियों को तुम ये मत समझो कि तुम उठा के ले जाओगे और तुम्हारे लिए उन तक एक्सेस हो गया और तुम्हारी वो कोई लौंडी या गुलाम हो गई। हम खड़े,
हम देखते हैं कौन हाथ लगाता है कश्मीर की माओ बहनों की यूरोप तरफ। में इतने ज्यादा मुजाहिरे हुए हैं जिसमें कश्मीरियों के साथ सिख कम्युनिटी के लोग जो हैं ये मौजूद थे और इनके साथ बैनर्स पकड़ के खड़े थे कि हम तुम लोगों के साथ हैं, हम इंसानियत के साथ हैं। मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा इस सिख कम्युनिटी के लोगों का जिन्होंने बड़ी दिलेरी का मुजाहरा किया, जिन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया और कश्मीरी बहन भाइयों से माओं से यकजहती का इजहार किया। और पाकिस्तान गवर्नमेंट को मैं मुबारकबाद दूंगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने उनके दिल जीते हैं सिख भाइयों के। और हम उम्मीद करते हैं कि ये रादरी देखें, हम तो पाकिस्तानी तो ये चाहता है ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान देखे ना, वही मैं कह रहा हूँ, वही सी बात पर मैं आ रहा था। हम तो चाहते हैं मैं गाड़ी उठाऊं अपनी और इंडिया में ड्राइव करता हुआ चलूं। हम तो ये चाहते हैं। हमें क्या मतलब व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस, इस टेंशन से, इस लड़ाई से हमें क्या मिलता है? अभी तो एक कॉरिडोर बन रहा है, कल को अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि हम अपनी गाड़ी में ड्राइव करके इंडिया चले जाएं, ये इंडिया से कोई ड्राइव करके खुद आ जाए। मगर ऐसे हालात के लिए देखें ये 2 वे ट्रैफिक है। अब ऐसे हालात के लिए इंडिया को एक अच्छी क़यादत की ज़रूरत है, कुछ समझदार क़यादत की जो अपनी अवाम के हक में कोई बात करे। वो ये इस वक्त अपनी अवाम के दुश्मन बैठे हुए हैं, इन्हीं की हुकूमत जो है वो इनकी अपनी अवाम की देखिए उनकी पॉलिटिक्स नफरत पर बेस करती है। उनका सारा जो माइलेज है, जो कुछ भी वो हासिल करना चाहते हैं वो आग लगाकर हासिल करना चाहते हैं। मोदी ने गुजरात में क्या किया आपने देखा ही है। अभी इस वक्त जो है वो सिखों से उनको शदीद वहाँ इंडिया में बहुत सख्ती के साथ सिखों को दबाया जा रहा है इंडिया में। तो ये तो उनकी वो सिर्फ अच्छा उन्हें इंसेंटिव देने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि अभी पाकिस्तान में पानी आना था, उनका हम पानी को पाकिस्तान नहीं भेज रहे, हम रोक के हरियाणा को पानी जो है ना वो देंगे ताकि आप अपनी जमीनों को दें। ये एविडेंट है ना, देखें इससे साबित होता है कि वो कॉम्पनसेट रिपेयर जॉब की कोशिश कर रहे हैं। जी। कोई तो सेंटीमेंट है जिसे वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं ना। वो ये समझते हैं कि यहाँ कोई ज्यादा दुख है, महरूमी है, तो कोई इनको थोड़ा सा खुश किया जाए ना किसी तरह। Exactly, कभी लैपटॉप बांट के नौजवानों के वोट लिए जाते हैं, कभी इस तरह की बहुत सारी वो स्ट्रेटेजीज होती हैं। तो खैर ये भी उन्होंने इस तरह एक सिख कम्युनिटी का दिल जीतने की बात की, मगर देर हो चुकी है। जो मर्जी कर लें सरदार जी, उन गाल तो निकल चुकी। अच्छा जी, ये बताइए कि सियालकोट में जहाँ करतारपुर है और ये नारोवाल का एरिया भी सारा लगता है जो कि इंडियन बॉर्डर है सारा, तो यहाँ तो हमेशा कशीदगी रही है। वो सरहद पे फायरिंग होती रही है, गोलाबारी होती रही है, वो शहरी जो है वो भी मुतासिर होते रहे हैं, शहीद होते रहे हैं। उधर भी जो है ना वो आम लोग जो है मुतासिर होते रहे हैं सबसे। तो क्या ये जो करतारपुर का सेक्टर के यहाँ भी ऐसे हालात रहे हैं कभी माजी में? यहाँ पर आज तक हमने नहीं सुना। सियालकोट बॉर्डर पर तो मीडिया के थ्रू पता लगता था कि ऐसे हालात रहे, लेकिन करतारपुर जहाँ पर गुरुद्वारा दरबार साहब है, इस बॉर्डर पर ऐसी टेंशन कभी नहीं सुनी आज तक। अच्छा, जब यात्री इंडिया से आते थे या किसी दूसरे मुल्क से, जो पूरी दुनिया में आपने कहा सिख हैं, कोई 12 करोड़ के करीब इनकी आबादी है मुख्तलिफ मकामात और मुख्तलिफ ममालिक में, तो जब वो पाकिस्तान आते थे तो वो करतारपुर के साथ मतलब सारे बाकी जगहों पे भी वो दर्शन के लिए जाया करते थे। तो इस वक्त जो सरदार जितने भी यात्री आएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे करतारपुर पे ही दर्शन कर सकेंगे या वहां से आगे ये पंजा साहब और गुरु नानक साहब और इस तरह विजिट भी कर सकते हैं? ननकाना साहब, ये जो करतारपुर राहदारी का जो सिस्टम है, इसमें एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो इंडियन नेशनल जो यात्री हैं जिनके पास वीजा नहीं होगा, अच्छा, वो सिर्फ अपना आईडी प्रूफ दिखा के या पासपोर्ट उनका सिर्फ स्कैन होगा, वो वीजा बगैर आएंगे, बगैर वीजा सुबह आएंगे और शाम को वापस चले जाएंगे। मगर एप्लीकेशन देनी होगी उन्हें? बिल्कुल एप्लीकेशन नहीं देनी होगी, बॉर्डर पर आएंगे और उनका कोई वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड या पासपोर्ट, वो सिर्फ स्कैन होगा। एक्सीलेंट। जो दूसरे यात्री फॉरेनर्स हैं, जैसे अब इंडियंस या जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो और कंट्रीज में भी रहते हैं, उनके पास यूएस सिटीजन है, कैनेडियन सिटीजन है, यूके सिटीजन है, लेकिन उनका गांव इंडिया में, तो वो फिर पहले इंडिया आते हैं, वीजा वहां से वो लेकर आते हैं अपनी होम कंट्री से, पाकिस्तानी एम्बेसी से। जिनके पास वीजा होगा, ननकाना साहब, पंजा साहब, डेरा साहब लाहौर का, वो तो यहाँ से करतारपुर से होते हुए वो आ सकते हैं। लेकिन जिनके पास वीजा नहीं होगा, जो
5,000 यात्री जो रोज पर डे के हिसाब से आएंगे ऑन अराइवल, जो इंडियन जो नेशनल है वो यहाँ से आएंगे और शाम को वापस चले जाएंगे। लेकिन जिनके पास वीजा होगा वो तमाम और भी गुरुद्वारे दर्शन कर सकेंगे। सही। और तकरीबन मेरा ख्याल कोई खास शहरों का ही वीजा जो है ना परमिशन जो है ना होगी किसी जी भी। बिल्कुल ये इसी तो- तरह है। ये तो जो सिर्फ इस कॉरिडोर के लिए, जो इंडियन सिटीजन होंगे उनको सिर्फ खास गुरुद्वारों की परमिशन होगी। पंजा साहब गुरुद्वारा, डेरा साहब लाहौर, गुरुद्वारा ननकाना साहब जन्म स्थान और करतारपुर साहब। जो फॉरेन सिटीजन है उनको तो वो जहाँ भी जा सकते हैं, यूके, यूएसए सिटीजन या कैनेडियन, वो ऑल ओवर पाकिस्तान कहीं भी जा सकते हैं। और वैसे जो जितने भी ये इस तरह की जगह हैं वो ज्यादातर पंजाब में ही है। पंजाब में ही है, वो जैसे ननकाना साहब है एक बहुत बड़ी, बाकी वो पंजा हसन साहब है। अब्दा- और सच्चा सौदा जिस तरह उबैद शाह साहब ने फरमाया, मैं इनकी एक नॉलेज में और इजाफा कर दूं कि गुरु नानक साहब को उनके पिताजी ने कुछ पैसे दिए थे बिजनेस करने के लिए। तो वो जब बिजनेस करने के लिए गए तो गुरुद्वारा एक सच्चा सौदा जो पाकिस्तान में ही है आज, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि अपने वो बिजनेस के पैसों से गरीबों में लंगर बांटना शुरू कर दिया। तो उस वहाँ पर उन्होंने कहा था कि तेरा जो कुछ है सो तेरा, तो तेरा तुझको सौंपिए क्या लागे है मेरा। तो ये गुरुजी ने वहाँ पर फरमाया था। और आज पूरी दुनिया में जो लंगर चल रहा है गुरुद्वारों में, फ्री फूड सर्व होता है, तो वो भी शुरुआत पाकिस्तान से हुई थी। गुरुद्वारा सच्चा सौदा जो पाकिस्तान में ही है, यहाँ से गुरुजी ने लंगर स्टार्ट किया था। आज पूरी दुनिया भर के गुरुद्वारों में फ्री लंगर चलता है। तो दूसरा ये कश्मीर पर मैं आऊँ बात करने के, सर एक तो कॉलर साढ़े नाल होल्ड जी, ते जे तरह इन्होंने शामिल करिए तो फिर आने जरा इस बिल्कुल पास से सर, भी। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम बेटा, फहीम अब्बास जफर मोहसिन नकवी बेटे बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह जफर मोहम्मद साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं सर, शुक्रिया। बहुत जबरदस्त काम करते हो। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, तुम्हारा कद 6 फीट 3 इंच से और बढ़ाए। आपको किसने मुझे बताया ये? और माशाल्लाह मुझे ये जो टॉपिक है बाबा गुरु नानक का, बाबा गुरु नानक, मेरे एक दोस्त हैं इकबाल हुसैन, म्यूजिक कंपोजर हैं, वो लंदन ठीक है, ठीक है। तो मास्टर तारा सिंह आलम भी उनसे अक्सर मुझसे बातचीत होती है। अच्छा, मेरे अच्छा, पास अच्छा। बाबा गुरु नानक की किताब है, गुरु ग्रंथ साहब, जो 10वें गुरु का दर्जा रखती है। सही। और ये जो बाबा ने जो काम किया ना बेटा, असल चीज ये है कि वो बंदा बेहतर नहीं है जो खुद खुश हो, बल्कि वो बंदा बेहतर है जिससे दुनिया खुश हो। बाबा गुरु नानक कल्याण चंद के बेटे थे, कालू जी कहलाते थे। और बाबा ने जो, यानी आपने हज भी किया, आपकी इत्तला के लिए ये बताएंगे, आप करबला मोहल्ला भी गए और अहले बैत के दरवाजे पे आपने, वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक तलवार भी मौजूद है करतारपुर में ये। और मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे भी बुलाएं, मैं 70 साल की उम्र में हूँ, मैं जाके मैं भी आके दर्शन करूं बाबा जी के। और तब बात ये है कि ये जो शाह साहब कह रहे हैं उबैद शाह, और ये जो असल चीज ये है कि ये सारा क्रेडिट इमरान खान और नवजोत सिंह को ज्यादा दीजिए आप, कि जिन्होंने दोस्ती और मोहब्बत में ये तमाम दुनिया के सिखों को एक दरवाजे पे। अच्छा, सिख मुझे नहीं पता था क्या होता, मैं हमारी जबान लैंग्वेज हम देखते अलीगढ़ से माइग्रेट करके आए, फिर जब पूछा तो भाई सिख क्या है, बोले सिख माने भाई सिख हो, शागिर्द तो कहते हैं। तो ये शागिर्द भी ये भी दीन इस्लाम से लिया है कि अतला बोले इल्म मिनल महद इलल लहद, सही। माँ की गोद से कब्र की गोद तक। तो पूरा का पूरा इनके साथ वो मर्दाना होते थे, मुसलमान थे बाबा जी भाई के मर्दाना साथ। थे। और वो पूरी दुनिया में 3 चक्कर लगाए बाबा गुरु नानक ने। बड़ी बेटा फहीम, बहुत अच्छा आपने मैसेज किया, मुझे आपने सोते से उठा दिया। और अल्लाह मियाँ आपको कामयाबी दे, इस तरह आमीन, नेक आमीन। लोगों के वो करते रहा करो, और खुदा आपको मजीद तरक्की दे बेटा। जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जफर साहब, आपने कॉल किया है, खूबसूरत इजाफा किया हमारे आज के मौजू के हवाले से। अच्छा, अभी इन्होंने बताया कि मैंने एक किताब पढ़ी है, उसमें इस तरह हज के लिए गए और करबला जो है ना वहाँ गए। यहाँ जो पंजाब में उनका जो असल वक्त गुजरा है, तो यहाँ भी उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे। जिस तरह हजरत बाबा फरीद गंज शकर, इनके साथ भी जो है वो आपकी अपनी किताबों में कुछ चीजें मिलती हैं। बिल्कुल, तो वो कलाम क्या साहब। रेफरेंसेस क्या है, वो ताल्लुकात क्या थे, जरा वो मुझे बताएं कुछ थोड़ा सा। बाबा फरीद के साथ तो हमारे गुरु साहब के बहुत अच्छे रिलेशन थे।
और गुरु ग्रंथ साहब जब हमारे 5वें गुरु, जब गुरु अर्जन देव जी, जिनका शहादत स्थान भी पाकिस्तान डेरा साहब गुरुद्वारा लाहौर में मौजूद है, तो उन्होंने जब गुरु ग्रंथ साहब की रचना की तो गुरु ग्रंथ साहब में शेख फरीद साहब के भी कलाम शामिल किए। अच्छा। इसी तरह भगत कबीर साहब के भी कलाम गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किए। तो उसमें ये जो शेख फरीद साहब के कलाम थे, शेख फरीदे खैर दीजे बंदगी, तेरी पने खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदे खैर दीजे बंदगी। इस तरह के काफी कलाम जो है बाबा शेख फरीद साहब के कलाम शामिल है। और जिस तरह से बात हुई कि वैदानियत की, तो पहला ही अल्फाज जो गुरु ग्रंथ साहब में हमारे था वो एक ओंकार, एक रब, एक परमात्मा, एक गॉड, उससे शुरू होता था। और सारी जिंदगी उन्होंने ट्रैवल में ही गुजारी है, जर्नी की, बहुत जर्नी की। और वो जिस तरह इन्होंने बताया एक हमारे कॉलर ने, तो हमारी जो हिस्ट्री के मुताबिक वो काबा भी गए थे, बगदाद में भी गए थे, और भी उन्होंने काफ़ी ट्रैवलिंग अपनी जर्नी की है और इंसानियत का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया, भाईचारे का पैगाम दिया और तमाम मज़ाहिब को जोड़ने की बात की, इंसानियत को जोड़ने की अच्छा, बात। आप भगत सिंह कबीर का मैं एक शेर इनका इजाफा कर रहा था, इन्होंने शेर सुनाया, बुरा वेखण जे में चलिया बुरा न मिलिया कोई। अच्छा। बुरा वेखण जे में चलिया बुरा न मिलिया कोई, जे में मन आखे आपना मुझसे बुरा न कोई। इंसान के अंदर अगर ऐब है तो उसे सभी बुरे नजर आएंगे, अपने अंदर को पाक कर ले। सिख मजहब में ये बड़ी दो खास बातें हैं ना, एक तो क्या है कि वननेस ऑफ गॉड, जो इस्लाम में वादानियत है, इलूहियत है, इलाहियत है, इस पर सिख मजहब की बुनियाद है। और नंबर 2, जनरल गुड टू एवरीबॉडी, नो डिस्क्रिमिनेशन। सिख मजहब में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। जैसे हिंदू मत में आप देखें खत्री, शूद्र, ब्राह्मण, हिंदू मजहब में सब बराबर है, इस सिख मजहब में सब बराबर है, कोई कास्ट सिस्टम नहीं। ये बड़ी अच्छी खूबसूरत बात है। तो आप क्या कह रहे थे, फरमाइए। नहीं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अभी मैं ये सोच रहा था कि हुकूमत ने तो ये डिसीजन लिया है कि उन्होंने एक स्टेप लिया, सिख कम्युनिटी को राजी किया। अभी भी शायद कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने शायद इंडिया के साथ दुश्मनी को निभाते हुए हमने ये सिख कम्युनिटी को गले लगाया है। उनकी सोच अपनी जगह, मगर जब ये 5000 यात्री रोजाना पाकिस्तान आएंगे ना, तो इनका पाकिस्तानियों से जब इंटरेक्शन होगा तो तब पता चलेगा कि हम किस कदर मेहमान नवाज कौम है और हमें कितनी दिल से खुशी है इस बात। जितने भी यात्री पाकिस्तान आते हैं एवरी ईयर, तो जब वो आते हैं उन्हें बड़ा डराया जाता है कि पाकिस्तान में बड़ा खतरा है, ना जाएं। लेकिन जब वो पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान की सिख बरादरी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान की अवाम उनको इतना प्यार देते हैं, वो हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर बन के हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में जाके बताते हैं कि हमें कितना प्यार मिला, कितनी मोहब्बत मिली। मैं समझता हूँ कि ये 5000 यात्री जो पर डे आएंगे रोजाना की बुनियाद पर, ये पाकिस्तान के सफीर बन के वहाँ जाएंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान में कितना प्यार है और अमन है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये सिख बरादरी के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है। पाकिस्तान हमेशा पीस चाहता है, अमन चाहता है, पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स पीस चाहता है और पड़ोसी ममालिक के साथ भी ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं। जिस तरह इन्होंने फरमाया, मैं तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट को आपके चैनल के से अपील करता हूँ कि वो मुसलमान भाइयों के लिए भी जो अजमेर शरीफ का रास्ता है वो फ्री वीज़ा होना चाहिए। और हमारी सिख बरादरी जो पाकिस्तानी सिटीज़न है और जो हिंदू बरादरी भी यहाँ रहती है, उनके लिए भी हरिद्वार और हमारे लिए गोल्डन टेम्पल और डेरा बाबा नानक तक भी हमें फ्री वीज़ा एक्सेस देना चाहिए। तब पता चलेगा कि दोस्ती का हाथ पाकिस्तान ने तो बढ़ाया, पाकिस्तान का तो दिल बड़ा रहा है हमेशा, लेकिन हिंदुस्तान को भी अभी दिल अपना बड़ा दिखाना चाहिए और एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए। और जो रियासतें हैं या कंट्रियां हैं, उनको रिलीजन को एक साइड पे रखकर उसमें पॉलिटिकल पिक्चर में चीजों को देखना चाहिए और हर मजहब के जज्बात की कदर करनी चाहिए। बहुत आगे तक एक बहुत बड़े यानी एक बड़ी तहरीक है ये कॉरिडोर जो है।
ये एक बीज है, एक बहुत अच्छी बात की हाँ, आपने। ये एक बीज है एक बड़े तनावर दरख्त की इब्तिदा है, जिसकी उसका छांव में बीज है। बहुत सारे लोग जो है फायदा उठाने वाले हैं। और मेरा जाती ख्याल है कि इससे पाकिस्तान में टूरिज्म को भी जो है ना वो काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। जी हाँ। एक क्योंकि ये टूरिस्ट वीजा ही होगा और जरा ये जो इदारे हैं ये भी रिफॉर्म होंगे, एक लोग बाहर के जो लोग हैं उनके दिलों में भी एक वो एतमाद पैदा होगा कि पाकिस्तान हम जा सकते हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सरदार जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ। Thank you, sir. ਤੇ Thank you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਮੇਰੇ ਰੱਖੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ तमाम ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। थैंक बस यू। मसाइल इस वजह से हैं कि यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं है और तालीम तक हर बच्चे की, हर पाकिस्तानी की रसाई नहीं। तो ये वाकई एक फिक्र वाली बात है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं भी कि जब तक हम अगली नस्लों को अच्छी तालीम की रोशनी जो है वो नहीं पहुंचाएंगे कि तो कैसे हम ये हिसाब लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में हम दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे। आज दुनिया कहाँ पे है, किस मुकाम पे पहुंची हुई है और हम लोग अगर उस दुनिया का मुकाबला करना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक ही टूल है हमारे पास, वो तालीम का है। तालीम के शोबे में हमारा 220 ममालिक में से 180वां नंबर है, जो कि एक बड़ी एक परेशान कुन सूरत हाल है। कोई ये बिल पासिंग मार्क्स भी नहीं है इस हिसाब से। तो हमें इस शोबे में बे इंतहा काम करने की ज़रूरत है, हंगामी तौर पे काम करने की ज़रूरत है। हम हमेशा हुकूमत को कसूरवार ठहराते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें हुकूमतों का अपना किरदार वो नज़र नहीं आया जो होना चाहिए था। आइन के मुताबिक 25A के मुताबिक हर बच्चे को 16 साल तक की उम्र तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने में हुकूमतें हमारी बुरी तरह नाकाम रही हैं। मगर क्या अगर हुकूमतें नाकाम हैं तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और इस हवाले से काम ना करें? ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं, हम सबको इन जैसा किरदार अपनाना होगा अगर हम वाकई तालीम के बारे में फिक्रमंद हैं। हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो स्ट्रीट चिल्ड्रन या ऐसे बच्चे जिनके पास तालीम की सहूलत बिल्कुल मौजूद नहीं है, माँ बाप उनके बच्चों की तालीम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और बच्चों पढ़ना चाहते हैं, हर बच्चा पढ़ना चाहता है। तो उन बच्चों को किसी तरह एजुकेशन दे रहे हैं। उन्होंने स्कूल्स बनाए हुए हैं, छोटे छोटे स्कूल्स हैं, जहाँ जहाँ जगह मिली उस कम्युनिटी के लोग इकट्ठे करके उन्होंने स्कूल बनाए। 3 स्कूल थे, इस वक्त 2 स्कूल्स रन कर रहे हैं जिसमें सैकड़ों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और पिछले 3 सालों में इन्हीं बच्चों को एजुकेशन दे के 350 बच्चे फॉर्मल स्कूल में भेजे गए हैं, जो सरकारी स्कूलों में इस वक्त उन्होंने एडमिशन लिए। और आप सिर्फ ये देखें कि एक बच्चा जिसको तालीम के बारे में पता ही नहीं था, वो तालीम हासिल ही नहीं कर रहा था, और अब एक बच्चा, वही बच्चा तालीम हासिल कर रहा है और एक स्कूल में उसका एडमिशन है। तो अब उनकी जिंदगी के जो डायरेक्शंस हैं वही बदल गई। तो तालीम इस कदर ज़रूरी है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। अपने मेहमान से मेरे साथ मौजूद हैं एक सोशल वर्कर, एक वकील, इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन से इनका ताल्लुक है, जनाब राना आसिफ हबीब साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक भाई। ज़बरदस्त। और राना साहब के साथ हमारे साथ स्टूडियो में एक और मेहमान भी मौजूद हैं। ये एक प्यारी सी गुड़िया हैं जो कि इसी तरह इन्होंने इन्हीं के स्कूल से पढ़ना शुरू किया और अभी एक फॉर्मल स्कूल में पढ़ रही हैं, एक सरकारी स्कूल में तालीम हासिल कर रही हैं। हमारे साथ है मोनिका सावन। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोनिका, कैसी हैं आप? ठीक है सर। ठीक हैं, खुश हैं? हाँ, स्कूल की छुट्टी करवा दी हमने आपकी आज, है ना? मुझे पता भी नहीं था, मुझे टीचर ने बताया कि आज चलना है। अच्छा, टीचर ने भेजा है, फिर छुट्टी नहीं है। अभी स्कूल से आई है तो फिर कोई छुट्टी नहीं है। राना साहब, तालीम का
मसला हुकूमतों की जानिब से हम हमेशा जिक्र करते रहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो उनकी जिम्मेदारी है, फंड्स नहीं है, ये मसला है, वो मसला है, मेरिट नहीं है, टीचर ऐसे हैं, घोस्ट स्कूल्स हैं, पता नहीं क्या क्या। तो ये मसला हुकूमतों का तो है, मगर ये जो तालीम के हवाले से इतनी लापरवाही का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये कब से शुरू हुआ है? ये कितने साल पुरानी बात है, कितनी दहाइयां पुरानी बात है, या हम डे फर्स्ट से ऐसे ही रहे हैं तालीम के बारे में इतने लापरवाह? नहीं फ़हीम भाई, पाकिस्तान का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, बड़ा दुनिया के लिए मॉडरेट और इनलाइटमेंट का प्लान था। और उसके बाद 60s में पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़, पाकिस्तान के जो स्कूल थे, कॉलेजेस थे, और जो था खित्ते में किसी भी तालीमी मैदान से कम नहीं था। हुआ ये कि जब नेशनलाइजेशन हुई 71 में, तो तालीम में क्वांटिटी में तो शायद इजाफा हुआ, लेकिन क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ हो गया। और जब लोगों ने इसको सरकारी जॉब समझा कि अब तो हमें कोई निकाल नहीं सकता, अब हमारे ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो लोगों ने फिर सारे पॉलिटिकल घोस्ट टीचर भरना शुरू कर दिए और टांग पे टांग रख के उनको स्कूलों को ताक बनाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद पाकिस्तान में जो नकल का रुझान, इन्हतात शुरू हो गया, तालीम में हम पीछे जाना शुरू हो गए। तो 70s में, फिर 80s में हम अफगान जंग में रहे, तो वहाँ से असला और मनशियात आ गया, फिर हम और तालीमी मैदान में पीछे होते चले गए। और यहाँ तक कि आज आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर होता था, जो 60s में सबसे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सेक्टर होता था, वो सबसे कमज़ोर हो गया और प्राइवेट सेक्टर बहुत मजबूत हो गया। और प्राइवेट सेक्टर की पहुंच चंद मरात याफ्ता लोगों की, जिनके पास पैसे हैं, उन लोगों की तो पहुंच है। आम आदमी की, जो पाकिस्तान की 88% अवाम है, उनकी उस प्राइवेट सेक्टर तक पहुंच ही नहीं है। अच्छा, तो सरकारी स्कूल के हवाले से देखें ना, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ऐसे बड़े बड़े मुकाम पे पहुंचे, टाट पे बैठ के पढ़ा करते थे, और बाद में उन्होंने बड़े बड़े इदारे हेड किए। सारी ब्यूरोक्रेसी जो आपकी है, ये 60s की पढ़े हुए लोग हैं, तो और सबने वाकई हेड भी किया और सबने प्रूफ भी किया, अपना लोहा भी बनवाया। और बस यही है कि जिस तरह पाकिस्तान तमाम शोबों में, यानी जर्मनी को हमने अंदाजा करें कि 64 में पाकिस्तान ने लोन दिया था, साउथ कोरिया ने पाकिस्तान ने लोन दिया था, वो यूरोप के अमीर तरीन ममालिक में। साउथ कोरिया ने पाकिस्तान का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसको अडॉप्ट किया। कि आज साउथ कोरिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया। उनका एक ब्रांड जो है मोबाइल फोन का, उसने पूरी दुनिया को बीट कर दिया। तो इस तरह दुनिया ने हमारी चीजें ली, लेकिन हम बदकिस्मती से करप्शन में, और हम नाइंसाफी में, और हम जो सियासी भर्तियों में इस तरह इन्वॉल्व हुए। और जो प्राइवेट सेक्टर जिसने इन्वेस्ट भी किया था, आदम जी ने, बवानी ने, जो कुरैशी साहब थे, इस्लामिया कॉलेज जिन्होंने बनाया, हमने उनको भी डिस्करेज किया। ना सिर्फ उनके कॉलेजेस, उनकी इमलाक हमने ले ली, बल्कि उनके तालीमी इदारों में गुंडागर्दी, टॉर्चर सेल, मारपीट का कल्चर, और इन चीज़ों को हमने सर सैयद अहमद खान, जिनका इस खित्ते में तालीम के हवाले से एक बड़ा अहम, एक कलीदी रोल है उनका, हमने उनको, उनके ऊपर तनकीद करने वाले लोग आज मिल जाते हैं कि उन्होंने क्या अंग्रेजी को लेके आके ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब उस जमाने में उनकी प्रैक्टिकल उन्होंने बात की। और देखें, यहाँ भी मेरी डॉक्टर मुबशर हसन, जो नेशनलाइजेशन के बड़े हमायती थे, उनसे बात हुई, और उन्होंने जो ख्वाब उनके जहन में था कि लोग अपना मुल्क समझ के काम करेंगे, अपना स्कूल समझ के सफाई करेंगे, ओनरशिप लेंगे, वो पाकिस्तानी कौम ओनरशिप नहीं ले सकी। जिसकी वजह आप देख लें कि सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में सेहत और सफाई का भी फ़र्क आपको नजर आएगा। सरकारी स्कूल में और वॉशरूम का फ़र्क भी आपको नजर आएगा प्राइवेट स्कूल में। तो इसका मतलब है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौम को सोचा था कि ये ओनरशिप लेंगे और मुल्क उठ जाएगा, लोगों ने ओनरशिप के बजाय, वो जैसे एक मुर्दार जानवर होता है ना, गिद्ध अपनी नौयत का नोच लेता है, मक्खी अपना नोच लेती है, चूंटी अपना नोच लेती है, जहां जहां जिसकी ताकत थी उसने उतना इस मुल्क को नोच लिया। और आज हम दुनिया में बहुत पीछे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही दुनिया में मुल्क रह गए हैं जिनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम बहुत सारे पीछे। कल प्राइम मिनिस्टर ने जो अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का, ये 2 लाख लोगों की बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम अब हमें डायरेक्शन तो हमारी शुरू होगी ना, कि हम सिमत का तयन तो हमने कर लिया कि हमने एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है।
लेकिन मैं कहता मगर हूं इस कि गवर्नमेंट ने सिर्फ इक़्तिदार में आने से पहले यकसा तालीमी निज़ाम के हवाले से बड़ी वाज़ेह बातें की हैं, तो अभी उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट बहुत का बड़ा वेट कर रहे हैं हम लोग के वो तो बहुत बड़ा ख्वाब है, जी हाँ। वो तो करना मैं समझता हूँ तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए भी नामुमकिन है, अमेरिका जैसे मुल्क के लिए भी यकसा तालीम जो है। मगर लास्ट गवर्नमेंट ने काफी काम किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब खास तौर हुकूमत पे ने पढ़ा लिखा पंजाब के हवाले से और मॉनिटरिंग का निजाम बेहतर बनाया उन्होंने स्कूलों में। सर एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे से वापस आते हैं जरा, फिर इस हवाले से तजिया आपका जो है वो शामिल करते हैं इसमें कि किस तरह इस निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है और आवाम अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के हिस्से से हम बात कर रहे हैं तालीम के शोबे के हवाले से। तालीम के मैदान में किस तरह हम पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं और किस तरह जो है वो हमारी आने वाली नस्लें तालीम हासिल कर सकेंगी और किस तरह हम लोग घर बैठ के कहीं ना कहीं इस कार खैर में अपना हिस्सा डाल सकेंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि पिछली गवर्नमेंट्स में कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ नज़र आया, वो काम मुकम्मल नहीं था मगर जो एक जमूद चल रहा था ना वो टूटा, उन्होंने काम थोड़ा सा किया, एक एक्शन लिया। जी। पंजाब में पढ़ा लिखा पंजाब के दानिश स्कूल उन्होंने बनाए। जी, हम ये मुशर्रफ दौर में भी अच्छा खासा काम हुआ, उस जमाने में भी काम हर हुकूमत ने काम करने की कोशिश की है, लेकिन वो वजह वही है कि हमारा जो तालीमी बजट है वो हमारे जीडीपी का जब तक 2% से ऊपर नहीं जाएगा, हम एजुकेशन इमरजेंसी का नारा तो लगा सकते हैं, हम एजुकेशन को आगे लेके नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो पाकिस्तान की अभी जो 2.5 करोड़ बच्चे हैं जो स्कूलों में होने चाहिए वो स्कूलों से बाहर हैं। तो जब हर साल ये बैकलैश बढ़ता जाता है तो फिर ये आस्ता आस्ता कितना बड़ा बैकलैश बन जाता है कि जो आपके बिना तालीम के बच्चे माशरे में या भट्टा मजदूरी कर रहे हैं या चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, सड़कों पे भीख मांग रहे हैं या कोई चीज़ें सड़कों पे बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तौर पे वो तालीम से दूर हैं, जिसमें 6 मिलियन बच्चे सिर्फ सिंध के अंदर हैं। तो सिंध में तो सर आपके सामने सूरत हाल है, आप मुझे बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट ने तो फिर पिछले 2-4 गवर्नमेंट्स में काम नजर आया थोड़ा बहुत, सिंध गवर्नमेंट में कितना काम नजर आया? सिंध गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे थे सरदार शाह साहब, उन्हीं को उनको हटा दिया गया। उन्होंने जैसे ही घोस्ट टीचर्स को पकड़ना शुरू किया और जैसे ही उन्होंने विजिलेंस कमेटियां बनाई, छापे मारना शुरू किए, उसी दिन उनको परवाना आ गया कि आप अपना काम छोड़ दें और उनका कलमदान जो है वज़ीर आला ने अपने पास रख लिया। तो ये बड़ा अजीब रही है कि जो काम अच्छा करता है उसको इबरत का निशान बनाते हैं ताकि आइंदा कोई अच्छा काम ना करे। और जो जिन लोगों को तालीम मिल रही है यहाँ पे जी, जो सिंध में तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे, मेरा कुछ अपना सिंधी जो दोस्त है मेरे, उनसे मेरी बात हुई वैसे ही उनकी पढ़ाई के बारे में, तो उन लोगों ने मुझे अपने इम्तहानात के दिनों के कुछ वाकयात बताए और मेरे हैरत से रोंगटे खड़े हो गए मेरे। बिल्कुल इस तरह क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज इतना ज्यादा हो रही है कि एलएलबी इस तरह चीटिंग, मैंने खुद लॉ किया, आपने देखा एलएलबी के एग्जाम में भी नकल होती है। हाँ। तो फिर कल को ये वकीलों का जो कोड ऑफ एथिक क्या होगा? ये मुसलसल इंटरमीडिएट के पता नहीं पर्चे लीक होते रहे, आए दिन ब्रेकिंग न्यूज चलती रही कि आज वो फलानी जगह पे। मैट्रिक की पोजीशन लेने के लिए जो स्कूल हैं वो लाखों रुपए खर्च करते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे की पोजीशन आ जाए, और ये तो ये मगर आप ये खुदा को भी धोखा दे रहे हैं, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। वो पोजीशन मैं कहता हूँ किसी काम की नहीं है। तो ये तो वो लोग हैं जो फिर जैसी ही सही तालीम हासिल कर रहे हैं, ये वो लोग हैं बिल्कुल। मगर 2.5 करोड़ बच्चे जिनके तालीम से कोई वास्ता ही नहीं है, जिनका जो बेचारे कोई पंक्चर वाली दुकान पे काम कर रहा है, कोई वाइपर लेके कोई भीख मांग रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई फूल बेच रहा है, कोई मतलब खिलौने बेच रहा है, कोई हम भी किताबें बेच रहा कपड़े है। बेचते हैं, भीख मांगते थे, अभी मैं स्कूल जाने लग गई हूँ। मैं आपसे अभी इस बारे में बात करूंगा कि आप क्या करते थे। तो ये 2.5 करोड़ बच्चे आने वाले 15-20 साल में 2.5 करोड़ खानदान होंगे, तो उस वक्त कौन मतलब किसी को नजर आता है ये सब? फिर जब इतना बड़ा माशरे में क्राइम हो जाता है, डकैतियां हो जाती हैं, उसकी सीसी फुटेज वगैरह शेयर करना शुरू लोग कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे रीजन तो देखें। या फिर लोग एक फुटेज शेयर करते हैं, जी एक वकील है वो एक बच्ची पे वायलेंस कर रहा है, उसको लाते मार रहा है, आपको क्या पता उस वकील ने नकल करके पास हुआ है, वो किसी जाली तरीके से इंटर हुआ है, तो उसका फिर अखलाकियात भी का मेयार भी वही होगा ना। अब माशरा जितना 2.5 करोड़ बच्चों को दूर रख रहा है 22 करोड़ की आबादी से, तो कल को जब ये टीनेजर्स होंगे, ये कितने क्राइम में इन्वॉल्व होंगे, तो सोसाइटी का फिर मेयार भी वही होगा ना।
फिर वहाँ अखलाकियात भी वही होंगी। ये शरह बढ़ती जा रही है ये शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हुकूमत इसको सीरियस तौर पे ले ही नहीं रही ना, इसको प्रायोरिटी बेसिस पे तरजीहात जिसे कहते हैं। यानी जितनी सूबों ने जितनी तेजी से ये 18वीं तरमीम की थी उतनी तेजी से अमल भी तो करें उसके ऊपर। आज 9 साल हो गए। 9 साल का अरसा बहुत होता है किसी रियासत को अपने कदमों पे खड़े होने के लिए, किसी भी मसले के हल करने के लिए। और क्या वजह है कि 2-2, 3-3 कमरे के जो प्राइवेट स्कूल हैं वो 100% वहाँ टीचर की अटेंडेंस है और वो लिटरेसी दे रहे हैं। आपके पास एक बड़ी आलीशान बिल्डिंगें मौजूद हैं लेकिन आपके पास असातिज़ा नहीं है। मैं इस्लाम कोर्ट एक जगह पे गया फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए, वहाँ 300 बच्चों का स्कूल है, उसके लिए 2 टीचर हैं और उसको भी वहाँ तारकोल की वजह से चेंज कर रहे हैं, 8 किलोमीटर दूर फेंक रहे हैं, तो ये 300 बच्चे भी ड्रॉप आउट हो जाएंगे। तो बाद दफा पॉलिटिकल इकोनॉमी की वजह से आपकी मतलब आपने ऐसी जगह स्कूल बना दिए जहाँ पे बच्चे नहीं है, सिर्फ अपने एमएनए एमपी को खुश करने के लिए। जी वो पता नहीं, पता चलता गडानी के पास कोई शायद कोई स्कूल बना हुआ था, वो साहब बता रहे थे कोई 1-2 बच्चे वहाँ पे, वो तो सारे लोग मजदूर जाते हैं काम करके वापस चले जाओ, उधर तुझे स्कूल बना, उधर हमने स्कूल बना दिया। हद होगी यार, वो तो मुसाफिर खाना बनाओ। और फिर सबसे बड़ी बात है, अगर घोस्ट टीचर खत्म करने हैं तो आप वेबसाइट पे उनकी तस्वीरें और उनके सेल नंबर सब चीजें छाप दें, पता लग जाएगा वो वहाँ पे गाँव में टीचर हैं, कराची में आके सिटी कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। सही। हाँ। अच्छा मोनिका बेटा, आप जब राणा साहब के स्कूल में आपने एडमिशन लिया तो उससे पहले क्या करती थी आप? उससे पहले भीख मांगने जाते थे सिंगल पे। भीख मांगने जाते थे आप? तो कौन कौन भीख मांगता था? सिर्फ मैं। सिर्फ आप? तो सिग्नल पे वो कोई चीज वगैरह बेच के कुछ पैन होते पैन दे देती हूँ, कपड़े होते कपड़े, गाड़ी सफा करने वाले। मांगना तो नहीं कहते, इसे तो काम करना कहते हैं। लेकिन मैं कभी कभी ऐसे मांग लेती हूँ जो चीजें नहीं होती। अच्छा, तो अब मेहनत उससे क्या जाती है जो अपनी दुकान खोले, कारोबार अच्छा चले, उसको मेहनत क्या जाती है। जो आके हाथ पिलाता उसको मेहनत नहीं कहते। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी वजह से तो आमदन होती थी ना घर में, एक पैसे आते थे, तो जब आपने स्कूल जाना शुरू किया तो फिर वो पैसे तो रुक गए होंगे, या आपने पार्ट टाइम पे काम करना शुरू किया? स्कूल जाती हूँ, फिर भी स्कूल के बाद में जाती हूँ काम पे। अभी भी जाती हैं? हाँ। अभी भी मांगती हैं? तो ओके ठीक है। तो अभी आप कौन सी क्लास में हैं? 1 में। अभी मैंने फिर से दाखिला लिया। मैंने फिर से दाखिला लिया 1 में। अभी 1 में हो आप? जी टीचर कह रही कि आप 3 का टेस्ट दे के 3 में बैठ जाओ। ठीक है, तो अभी 3 में बैठोगी आप? पढ़ने को दिल करता है? पढ़ने का दिल करता है, जब भी तो मैंने भीख मांगना छोड़ा है। अभी छोड़ दिया है? तो अभी क्या बड़े होके क्या बनना है आपको? टीचर, एक बच्चों को फ्री का स्कूल बना के पढ़ाएगी, जिस तरह हमें तालीम मिली हम दूसरे बच्चों को तालीम देंगे। आपके और बहन भाई हैं, वो भी स्कूल जाते हैं? कौन से स्कूल जाते हैं वो? गवर्नमेंट में। वो भी गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं अभी? माशाल्लाह। आपके जो वालिद हैं वो क्या काम करते हैं? वालिद पहले नहीं कमाते थे, अभी कमाते हैं। अभी कमाते हैं, तो अब वो चाहते हैं कि आप पढ़ें? हाँ। कोई घर में कोई रोकता तो नहीं है कि आप स्कूल क्यों जाते हो? पुप्पी रोकती थी, अभी पुप्पी भी नहीं रोकती है। पुप्पी क्यों रोकती थी? बोलते थे नहीं जाया करो। मैंने बोला क्यों? पढ़ाई करने से क्या मिलेगा? मैंने बोला अच्छी तालीम मिलेगी, बड़ों की इज्जत करनी पड़ेगी, बड़ों के आगे ऐसे कोई बातें नहीं करे, चुप करके बैठ जाए, आराम से तालीम मिले। राणा साहब ये कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में यहाँ पे? कम से कम 101 होएगा घर। 100? तो घर से कितना दूर है स्कूल? थोड़ा सा दूर है। थोड़ा सा दूर है, घर के करीब ही स्कूल मिल गया। वाह जी वाह, क्या बात है। इनका जो नॉन फॉर्मल स्कूल है मंदिर स्कूल, वो तो इनकी कम्युनिटी के अंदर है। अच्छा, ये मंदिर स्कूल में पढ़ी? हाँ, इनका मंदिर स्कूल, ये अपना जो टाउन वाला? हाँ नहीं, चिनेसर गोट वाला। अच्छा, चिनेसर गोट। इनकी कम्युनिटी में हमने 2001 में काम शुरू किया था। अच्छा। और इनके काफी जो वालिदैन है वो भी हमारे स्टूडेंट हैं, और ये पूरी एक मतलब बेगर्स कम्युनिटी थी, और आज 19 साल हो गए इनके यहाँ काम करते हुए। तो काफी चीजें हमने वहाँ शेयर भी की। अब लास्ट ईयर जो हमने टोटल वहाँ 350 बच्चे मेन स्ट्रीम में लाए। पहला उसका प्रोसीजर होता है कि ये पहले NFE में आते हैं, नॉन फॉर्मल में आते हैं, फिर इनका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, उसके बाद फिर इनका टेस्ट होता है स्कूल में। बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है इन बच्चों के? बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं था। अब तो माशाल्लाह इनके मोहल्ले में सबका ही बर्थ सर्टिफिकेट बन गया। अगर किसी को बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो जी तो जी, वो तो यूनियन काउंसिल में जी बड़ा आसान तरीका है। बड़ा आसान तरीका। हाँ, यूनियन काउंसिल में जाएं,
और यूनियन काउंसिल में अपनी जो हॉस्पिटल की पर्ची है वो हॉस्पिटल की जो पैदाइश की पर्ची है वो वहाँ पे दें, और आपका वालिद का शनाख्ती कार्ड और वालदा का शनाख्ती कार्ड, ये और 2 शनाख्ती कार्ड आप दें तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं सही यूनियन अच्छा, काउंसिल के थ्रू। रन साहब, तालीम के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो फिक्रमंद नहीं है, वो कोई मतलब लेकिन सिविल सोसाइटी भी फिक्रमंद नहीं है ना। देखिए सिविल सोसाइटी में आप भी तो हम भी शामिल आप हैं। भी सिविल सोसाइटी का एक हिस्सा है जी, तो हमने देखा जितनी तालीम के लिए हम रैलियां करते हैं, जितने हम मुजाहरे करते हैं, मगर आपका रोल नजर आ रहा है। आप तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन आपने तो कम से कम कोई इस वक्त जो है वो कई हजार जो है ना वो शमें जलाई हैं आपने। जी अल्हम्दुलिल्लाह 5000 से ऊपर बच्चे जो हैं हम लोग 19 साल में अपने एनरोल्ड करा चुके हैं, 5000 से ऊपर लोग। तो बाकी लोगों के लिए आप बाकी क्या भी अगर कहते हैं मैं कहता हूँ सोसाइटी का हर सेगमेंट इस तरह काम करे। कराची यूनिवर्सिटी से अगर 55,000 स्टूडेंट पढ़ के निकलते हैं, अगर वाइस चांसलर इतना ही कह दे कि हर स्टूडेंट एक बच्चे को पढ़ाए तो 55,000 लोगों को तालीम दी जा सकती है। इसी तरह ग्रीनविच यूनिवर्सिटी है, ज़ैबिस्ट है, ये क्या करते हैं आपने देखा है, पैनल डिस्कशन करते हैं, टॉक शोज करते हैं, बच्चे बहुत सारे इवेंट करते हैं। भाई इवेंट का क्या फायदा, आप अपने वहां पे आसपास के नीलम कॉलोनी के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करा दो, एक यूनिवर्सिटी अडॉप्ट करना शुरू कर दे तो बहुत बड़ी तलीमी इमरजेंसी आ सकती है ना, गवर्नमेंट भी फिर हेल्प करेगी। इसी तरह मैं कहता हूँ हर इदारा, यानी अभी मैं एक बड़ा ग्रुप है यूनिलीवर, उसने बच्चियों की तालीम का एक काम शुरू किया है। इस तरह तमाम मल्टीनेशनल भी ये काम करें। जब इस मुल्क से आप कमाते हैं तो इस मुल्क के ये सेलुलर कंपनियां अरबों रुपए कमाती हैं, मोबाइल कंपनी, तो ये क्यों अपना जो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, तालीम के लिए क्यों नहीं वर्क करती इसको? गवर्नमेंट इनको कंप्लाइन करे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कंप्लाइन करे, फेडरेशन हाउस को कंप्लाइन करे, कोई मुश्किल नहीं है पाकिस्तान में। ये अगर बांग्लादेश का एक जर्नल होकर हुसैन मोहम्मद इरशाद कश्तियों में जा जाके लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर सकता है तो हमारे लिए क्या मसला है? हमारा तो पाकिस्तान तो बड़ा मैदानी इलाका है, यहाँ तो आप देखें चित्राल वगैरह एक टफ एरिया, नॉर्दर्न एरिया, वहाँ नॉर्दर्न एरिया में AKRSP ने, आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम ने 100% बच्चियों की तालीम कर दी है। आप हुंजा चले जाएं, अलियाबाद चले जाएं, उस मुश्किल इलाके में कर सकते हैं। ये तो फिर हम पूरे पाकिस्तान में मैदानी इलाके में बैठे हुए हैं। सही है। तो आप मुझे बताएं, जैसे प्रोग्राम देख रहे हैं, जो खवातीन हमें देख रही हैं, जो साहबान हमें देख रहे हैं इस वक्त, तो उनको आप क्या एक ऐसा आसान तरीका बताना चाहेंगे कि जिस तरह कि वो अपने आप को तालीम के शोबे में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मौसर साबित करने में कोई मदद मिल सके? देखिए सिंपल प्रैक्टिकल करें। अगर आपके पास गैराज है तो आप गैराज में बच्चों को पढ़ाएं। अगर आपके कोई भी जगह है, आप सिंपल यूनियन काउंसिल से उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनाएं, उनको 2 महीने की नॉन फॉर्मल एजुकेशन दें और उन्हें फॉर्मल स्कूल में गवर्नमेंट में दाखिल करें। देखिए प्राइवेट स्कूल 1-2 साल आपकी शक्ल देख के फीस नहीं लेगा, बाद में तंग करेगा, तो इससे बेहतर है असल सोल्यूशन मैंने देखा गवर्नमेंट स्कूल का सोल्यूशन है। और जब ये बड़े लोग, हम लोग सब स्कूलों में जाना शुरू हुए थे, उन स्कूलों की हालत भी बेहतर होना शुरू हुई जी हाँ। जब आप कमिश्नर को विजिट कराते हैं, आप DC को विजिट कराते हैं, एजुकेशन के EDO को विजिट कराते हैं, तो स्कूल खुद ही उठना शुरू हो जाता है। तो ये सोशल अकाउंटेबिलिटी जो है ना, इसमें हर शहरी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और देखिए दुनिया में छोटे छोटे मुल्कों में स्ट्रीट लाइट के नीचे उन्होंने स्कूल बनाए। आप बहुत बड़ी बिल्डिंग के पीछे ना जाएं कि वो नौमन तेल होगा राधा नाचेगी, तो बिल्डिंग के पीछे नहीं जाए। हमने सड़क से शुरू किया, फुटपाथ से शुरू किया, हमने वहां पे पढ़ाना शुरू किया, आस्ता आस्ता तालीम फैलती गई। मगर अब फर्ज है गवर्नमेंट का कि NFE का पूरा सेक्रेटरी सिंध हुकूमत ने नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एक सेक्रेटरी रखा हुआ है, वो आके हमारे स्कूल अडॉप्ट कर ले ताकि हम अगली आबादियों में जाएं। इसी तरह हमने 10 से ज्यादा स्कूल दूसरी NGOs को बना के दिए। और आपने बहुत सारे पॉइंट्स भी मार्क भी किए होंगे। हाँ, आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको किस किस्म की सपोर्ट वो दरकार है, जरा इस बारे में थोड़ा सा बताएं ना। देखिए हुकूमत की हमें यही सपोर्ट दरकार है। हुकूमत जो है अपने जितने भी टीचर्स हैं, जहाँ जहाँ स्कूल हैं, 38,000 प्राइमरी स्कूल हैं सिंध हुकूमत के, तो 38,000 प्राइमरी स्कूल में एक शिफ्ट के बदले 2 शिफ्टें लगाना शुरू कर दे, ताकि सिंध के बच्चे जो एक शिफ्ट का तो स्टाफ नहीं है, टीचर तो है नहीं, वो मतलब स्टाफ है, भारी सैलरीज हैं। अच्छा हाँ, क्यों? वरना आपने देखा टीचर क्यों मुजाहरा करते हैं प्रेस क्लब पे कि हमारी नौकरी पक्की हो जाए। अगर इसमें कुछ ना हो तो हर MNA MP के आगे लोग बैठे क्यों हैं कि हमें सरकारी टीचर लगा दे। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच राना साहब, आप हमारे लिए सबके लिए एक मोटिवेशन की तरह हैं। आपने आपकी बाकी हुकूमत को लोग छोड़े, अपने अमल से भी साबित करें। बिल्कुल, आपकी अपनी अकेले कोशिश की वजह से हजारों लोग अगर स्कूल जा सकते हैं, बिल्कुल, तो हमारी अपनी जाती कोशिश की वजह से कम एक बच्चा तो जा ही सकता है। और वो हमारे अपनी गली का, मोहल्ले का, या कोई चौकीदार का बच्चा, या आपके मुलाजिमा का बेटा या बच्चा, कोई भी किसी की तालीम का जिम्मा आप लें, सिर्फ सरकारी स्कूल में उसके दाखिला करवाएं, उसकी जिम्मेदारी लें और मेरा ख्याल है कि अपना हिस्सा डालें इस काम में। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त जो अपने काम की तरफ आ चुका है। यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय जो है वो हमारे फेसबुक पेज पे जरूर दीजिएगा।